नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अ, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके बाद वीडियो काफ़ी दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम का समय की कमी की वजह से। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, इसका जो लास्ट मेथड है जो हम लोग देखेंगे वो है कैश बजट मेथड। चलिए, कैश बजट मेथड क्यों यूज करते हैं ये हमने पहले भी लास्ट क्लास में बताया है कि जो सीजनल बिजनेस होता है वहाँ पे हम लोग कैश बजट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर खोलना हो, ओपन करना हो, तो इसके लिए होता है। एडहॉक वर्किंग कैपिटल चाहिए कि अगर शॉर्टेज हो गया, सीजन पीक पे है, तो वहाँ पे देते हैं। बिल फाइनेंसिंग के लिए देते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको भी हम ये देते हैं कैश बजट मेथड। सीजनल इंडस्ट्रीज होता है कुछ, उनको भी दे सकते हैं, जैसे ईटा भट्टा वगैरह होता है, या जिनका जूस वगैरह होता है जो सीजनल बेस्ड होता है, तो जो भी इंडस्ट्रीज है तो उनको भी हम लोग कैश बजट मेथड से दे सकते हैं। जैसे टी प्लांटेशन वगैरह हो गया, ये भी तो सीजनल होता है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सीजनल होता है। तो इस तरह के जो भी सीजनल बिजनेस है उसके लिए हम लोग कैश बचत मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग अच्छी डिटेल्स में लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है इसमें, कैसे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे इसमें, वो हमको देखना है। चलिए, अभी देखिए इसमें एक बार हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें अच्छे से। ए कैश बजट मेथड इज स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी कैश रिसिप्ट होगा और कैश पेमेंट होगा, इसी के बारे में बातें होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने पहले ही कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल बेस्ड होता है, हिस्टोरिक इन नेचर होता है, मतलब जो उसमें हो गया, और ये प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, ड्यू टू डीलिंग विद ओनली कैश ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है, तो कैश फ्लो में क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन के अलावा भी जो ट्रांजेक्शन वो भी काउंट होता है, मगर हमारा जो है कैश बजट मेथड में ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। ठीक है, इसलिए वो से डिफरेंट है। तीसरा क्या, एक कैश बचत मेथड इज ए प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर। मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टेड होता है, ये हमेशा स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड होता है। कैश बजट इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जहां से अबव 5 करोड़ हम लोग अगर देना चाहें तो हम लोग कैश बचत मेथड का यूज कर सकते हैं, या सीजन इंडस्ट्री के लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैश बचत स्टेटमेंट में बी ड्रॉन अप फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, या स्मॉलर दैट इज 6 मंथ या 3 मंथ, 3 महीने, 6 महीने, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं। ए कैश बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड्स, वीक, फोर्टनाइट, ए मंथ और ए क्वार्टर। अभी कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट में क्या क्या आता है, तो बिजनेस ऑपरेशन से जो भी पैसा आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। नॉन बिजनेस ऑपरेशन से अगर कुछ आ रहा है या उधर कुछ जा रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल्स, सन्ड्री आइटम्स, ये सब चीजें कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट का ही पार्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर दिस मेथड द पीक डेफिसिट अमाउंट इज द टोटल वर्किंग कैपिटल फिनांस टू बी प्रोवाइडेड टू द बोरोवर बाय द बैंक। जो पीक डेफिसिट होता है ना, जो शॉर्टेज ऑफ कैश होता है जिस सीजन में, जिस मंथ में, उसी के ऊपर बैंक क्या करती है, अपना फिनांस करती है। द पीक कैश डेफिसिट अमाउंट इज असर्टेन फ्रॉम द प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। ये क्या होता है, बोरोवर जो है प्रोजेक्टेड जो है कैश बजट स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करता है। उसके आधार पर बैंक क्या करती है, जो पीक डेफिसिट अमाउंट होता है उनका किसी भी मंथ का, किसी भी वीक का, उसको वो क्या करती है, पकड़ के उसको आइडियल मान करके वर्किंग कैपिटल फिनांस करती है। द डेफिसिट इज फिनांस सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ चार्जेबल एसेट। ठीक है, चार्जेबल एसेट उनका जो करंट एसेट अवेलेबल है, ठीक है, उसके हिसाब से भी वो डेफिसिट को काउंट करते हैं, जो एनडब्ल्यूसी के रूप में होता है। आगे हम वही लिखे हुए हैं। द रिक्वायर्ड बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन वी शुड बी एटलीस्ट 25%। मार्जिन तो चाहिए 25% of the peak deficit is also worked out based on the value of current asset and current liability at the peak deficit period। ठीक है, एक्चुअल ड्राइंग आर अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ मंथली कैश डेफिसिट। और जो ड्राइंग पावर हम लोग, जैसे हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, सीसी में क्या कर रहे थे, ड्राइंग पावर उसके स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पे भी हम लोग ड्राइंग पावर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कैश डेफिसिट होगा उसके आधार पे हम लोग देंगे। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी भी आज बहुत है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वार्टर का ले रहे हैं, उस क्वार्टर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उनका वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट मंथ का है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में एक साइड पे हमारा रिसिप्ट है और एक साइड पे हमारा पेमेंट है। ठीक है, रिसिप्ट अमाउंट लाख में है, अमाउंट भी सारा लाख में। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, कैश सेल हो रहा है इनका, कितना, 3 लाख है।
डेप्टर से कलेक्शन हो रहा है 8 लाख, अदर्स इनका कुछ कलेक्शन आ रहा है 2 लाख, टोटल मिला के कितना हो गया 13 लाख का इनका टोटल रिसिप्ट है, मतलब कैश आया, आएगा, प्रोजेक्टेड है ऐसा। पेमेंट में क्या हो रहा है, पेमेंट में हो रहा है कि इन्होंने कुछ कैश परचेस किया है, 5 लाख उधर चला गया, कुछ अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 4 लाख उधर चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 2 लाख इधर चला गया, इंटरेस्ट बिजनेस बोरोइंग है 1 लाख इधर चला गया, अदर भी कुछ एक्सपेंस है तो उसके हिसाब से इनका 2 लाख चला गया, तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है इनको 14 लाख। और इनके पास कैश अक्रूवल्स कितना हो रहा है 13 लाख, यहाँ पे इसको ध्यान देखिएगा। तो यही जो हमारा जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट में जो है, इसके जो अंतर है, इनमें जो डिफरेंसेस है, उसी को हम लोग कैश डेफिसिट बोलेंगे। अब क्या होगा कि अगर रिसिप्ट साइड में अगर हम जिधर हमारा कैश आ रहा है, अगर इधर कुछ ज्यादा हमारे पास बचता है पेमेंट के बाद, तो वो नेट सरप्लस में आ जाएगा, और अगर नहीं बचता है तो वो नेट डेफिसिट में आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पेमेंट ज्यादा हो रहा है और हमारे पास कैश कम है, तो ये डेफिसिट में आ जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं टोटल पेमेंट बी हो गया, टोटल रिसिप्ट ए हो गया, तो नेट डेफिसिट क्या हो जाएगा हमारा सी। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 13, 14 में 13 जाएगा, तो हमारा नेट डेफिसिट क्या हो गया, एक ही हो गया। तो ये हो गया हमारा नेट डेफिसिट। नेट डेफिसिट क्या हो गया, हमारा पेमेंट ज्यादा है लेकिन हमारा रिसीप्ट कम है, यही हमारा डेफिसिट है। ठीक है, अब ओपनिंग कैश बैलेंस उन्होंने दिया है कि उनका 3 लाख है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस तो 3 लाख है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होता है कि हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस है और नेट डेफिसिट है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। ठीक है, ये ओपनिंग नहीं होगा, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, इसको यहाँ पे क्लोजिंग आप पढ़िएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो ओपनिंग कैश बैलेंस है 3, और जो नेट डेफिसिट है उसमें उसको माइनस करेंगे, तो वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो सरप्लस होता है तो वो सरप्लस में आएगा, और अगर वो माइनस में जाता है तो उसको हम डेफिसिट में काउंट करते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या होगा, नेट डेफिसिट अगर कुछ आता है और हमारे पास सरप्लस है, सॉरी सरप्लस या ओपनिंग कैश बैलेंस जो है, इसमें से हम लोग जो माइनस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। और हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब सेकंड मंथ हम लोग देखते हैं, सेकंड मंथ में क्या हो रहा है। सेकंड मंथ में हो रहा है कि कैश सेल हो रहा है 4 लाख, फिर कलेक्शन आ रहा है डेप्टर से। डेप्टर्स पहले भी हम बताए हैं कि जिसको हम लोग क्रेडिट पे माल बेचते हैं या जहां से हमारा पैसा आता है, जो हमारे ग्राहक होते हैं वो डेप्टर्स होते हैं, और हम जिनके ग्राहक होते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें डेप्टर से हमेशा पैसा मिलता है और क्रेडिटर को हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो डेप्टर से आ रहा है 5 लाख, अदर भी कुछ इनकम है वहां से भी 1 लाख आ गया, तो टोटल कितना आ गया 10 लाख, इनको रिसिप्ट आ गया, कैश आ गया 10 लाख। अभी देखिए खर्च क्या हो रहा है, पेमेंट्स, यहाँ पे पेमेंट्स होगा, पे, पेमेंट्स होगा, पेमेंट्स होगा। ठीक है, तो पेमेंट्स में क्या होगा हमारा, कैश परचेस है 6 लाख, ये 6 लाख कैश परचेस है, खर्च चला गया, अदर मैन्युफैक्चरिंग में 5 लाख चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में 2 लाख चला गया, इंटरेस्ट बिजनेस बोरोइंग में 1 लाख चला गया, अदर्स में 1 चला गया, टोटल हमें कितना पेमेंट करना पड़ जा रहा है 15 लाख। ठीक है, इतना हमें करना पड़ेगा। अभी देखिए रिसिप्ट तो हमारा 10 लाख ही हुआ, लेकिन खर्चा हुआ 15 लाख, मतलब हमारे पास सरप्लस कैश नहीं है, हमारे पास डेफिसिट कैश है। तो यहाँ पे नेट डेफिसिट हमारा क्या हो जाएगा, 15 में 10 घटाएंगे, ये क्या हो गया हमारा नेट डेफिसिट 5 हो गया। और ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये वाला, यही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस कैसे बनाना है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और नेट डेफिसिट है, इस दोनों में माइनस करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, और यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं थर्ड मंथ पे। थर्ड मंथ में क्या हो रहा है, कैश सेल 4 लाख हो रहा है, कलेक्शन डेप्टर 9 लाख हो रहा है, अदर्स 2 लाख हो रहा है, टोटल रिसिप्ट 15 लाख हो गया। कैश परचेस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये पेमेंट का हिस्सा है, ये पेमेंट का हिस्सा है। बाकी ये सब मिला के इंटरेस्ट बिजनेस बोरोइंग अदर्स सब मिला के पेमेंट हो रहा है 13 लाख। ठीक है, पेमेंट कितना हो रहा है 13 लाख, और रिसिप्ट कितना हो रहा है 15 लाख, मतलब यहाँ पे हमारे पास सरप्लस कैश होगा, है ना, पॉजिटिव में है, तो सरप्लस कितना ही हो गया, तो 15 में 13 हो गया, हमारे पास कितना बचा 2 लाख हमारे पास सरप्लस है, डेफिसिट कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कम हो रहा है रिसिप्ट से, तो डेफिसिट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नील है। ठीक है, तो अब हमारे पास सरप्लस कितना है 2 है, और ओपनिंग कैश बैलेंस डेफिसिट में कितना है हमारे पास 3 है। वो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश डेफिसिट में कितना है 3 है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास कितना है डेफिसिट में 1 है। ठीक है,
तो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा क्या है, डेफिसिट में ये भी हमारा 1 है, क्योंकि नेट प्लस सरप्लस और ओपनिंग माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमने 3 मंथ का उनका देखा, बिजनेस का ट्रांजैक्शन। अभी इन 3 मंथ में हमें यह डिसाइड करना है कि देखना है कि किस मंथ में डेफिसिट जो वो पीक पे था। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट मंथ में तो हमारा डेफिसिट 1 था, एक ही कम था। सेकंड मंथ में देख रहे हैं 5 था, और थर्ड मंथ में देख रहे हैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब हमारा पीक डेफिसिट कहाँ पे है, जिस किस मंथ में सबसे ज्यादा पैसे का जो है कि अभाव हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो है हमारा सेकंड मंथ। तो हम लोग सेकंड मंथ को पकड़ के ही वर्किंग कैपिटल फिनांस करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन ही हमारा असेसमेंट का एक आइडियल पार्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब कैसे करते हैं इसको इस क्वार्टर के लिए। तो टोटल कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन से कितना आउटफ्लो हुआ है हमारा, पेमेंट कितना गया 15, तो यहाँ 15 लिख दिया। फिर हमारा टोटल कैश इनफ्लो, हमारे पास कैसा कितना आया, इनफ्लो बिजनेस में कितना पैसा आया 10 लाख आया, तो 10 यहाँ पे हम लिख दिए। तो इन दोनों के अंदर को कितना डेफिसिट कर देंगे, कैश डेफिसिट कितना हो जाएगा हमारा 5, यही ना नेट डेफिसिट है हमारा 5, ये 5 लिख दिए। तो अब ठीक है, यहाँ से आप लिखे या 15 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। अब NWC क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस महीने में आप देखिए यहाँ पे 3 है, ओपनिंग कैश बैलेंस यही तो हमारा एसेट है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 3 है। तो इन दोनों के अंदर वो क्या बोलेंगे हम लोग, एक। तो NWC हमेशा 25% चाहिए। तो अभी क्या है हमारा कि कैश डेफिसिट 5% है, तो इसका 80% क्या करेगा, बैंक फिनांस करेगा। तो 5 का 80% कितना हो गया 4, और इसका 20% मार्जिन देना होगा, तो वो 20% मार्जिन क्या हो रहा है 1 हो रहा है, जो कि बरोबर दे रहा है। तो टोटल बैंक फाइनेंस कितना हो गया 4 लाख। तो हम लोग 4 लाख अगर उनको देते हैं तो उनका सीजनल बिजनेस चल जाएगा। तो ये था कैश बजट मेथड से हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं। ये बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी कर सकता है, पर बेसिक यही है, ठीक है। और याद रखिए कैश बजट मेथड हमेशा प्रोजेक्टेड बिजनेस पे होता है। ये बोरोवर जो है एक प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट बना के देते हैं, इस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। और इस पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है कि जिस मंथ का या जिस क्वार्टर का या जिस वीक का जो पीक डेफिसिट होता है वही हमारा आइडियल होता है, उसी को हम लोग पकड़ के क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं। बाकी मार्जिन मगर वही है, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगे मेरा क्लास तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और नेक्स्ट ही जल्दी से नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ओके, थैंक यू।